नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, वही जाना पहचाना चेहरा, वही आवाज़, लेकिन आप सभी को इंतज़ार रहता है कि क्या आज इस चेहरे के साथ, इस आवाज़ में कुछ नई खुशखबरी तो नहीं है। आप सभी लोग इंतज़ार करते हैं कि जैसा भी मेरे बीएड प्रशिक्षित साथी इंतज़ार करते हैं या जानना चाहते हैं कि आज मैं कुछ नया क्या लाया हूँ, लेकिन आज कुछ नया नहीं लेके आया हूँ, बल्कि रामशरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी या उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, उस केस के कुछ अपडेट्स लाया हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि गुड्डू सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या 69,000 बीएड या 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश, तो ये केस आपने देखा होगा कि जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 11 अगस्त 2023 को, तो राज्यों में, अलग अलग राज्यों में बीएड जो भर्ती में शामिल था उसको बाहर करने को लेकर के, यानी कि उनके ज्वाइनिंग लेटर को छीनने के लिए या उनकी नौकरी को छीनने के लिए या उनके निवाले को छीनने के लिए तरह तरह के प्रोपोगंडा अपनाए गए। अलग अलग तरीके के प्रोपागंडा जिसको कहता हूँ मैं, तो वो अपनाए गए कि, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि ये विधि सम्मत है या नहीं है। अगर विधि सम्मत कोई चीज़ होता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट भी उसे एक्सेप्ट करती है। 69,000 शिक्षक मामले में भी पहले ही डिसीजन आ चुका है, चाहे मेरिट को लेकर के हो, चाहे ब्रिज कोर्स को लेकर के, बहुत सारे साथियों को पता है। लेकिन यहाँ पर 13 तारीख को फिर से गुड्डू सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसकी हियरिंग थी। 13 अक्टूबर को हियरिंग हुई, तो बीएड के एडवोकेट की तरफ से कहा गया था कि इस केस में कुछ बचा नहीं है, अब इस केस को जो है कि आप डिसकंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है कि जिस तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ से जो है कि कहा गया, यानी कि शिक्षा मित्रों की तरफ से अपने एडवोकेट को नहीं भेजा गया, उन्होंने स्थगन ले लिया कि यानी कि आज हम सुनवाई के लिए तैयार नहीं हैं। तो तैयार नहीं है, जिसको कहते हैं एडजॉर्नल लेटर दे दिया गया। एडजॉर्नल लेटर देने के बाद उन्होंने कहा कि हम सुनवाई के लिए तैयार नहीं हैं, कि हमारी तैयारी नहीं, इसलिए ये सुनवाई जो है कि 2 सप्ताह के बाद हो, यानी कि 2 सप्ताह के बाद इसकी जो सुनवाई हो सकती है वो लगभग कोई 16 अक्टूबर बता रहा है, तो कोई जो है कि 30 अक्टूबर बता रहा है। तो 30 अक्टूबर को टेंटेटिव डेट कंप्यूटर जनरेटेड जो आ चुकी है 30 अक्टूबर है। और आपको बता देता हूँ इसके इसकी डायरी नंबर जो है कि 39445/2023 है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात देखिए कि इस केस की जो प्रोसेसिंग थी, जो प्रोसीडिंग थी, जो प्रोसेस हुआ, तो उस केस में क्या क्या चीज़ है। तो देखिए, जब इस केस में कुछ बचा ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना तो बनता नहीं था, लेकिन सबका संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि सब अपने अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि देखिए, जब 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई, उससे पहले 68,500 पदों की चयन प्रक्रिया में भी हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में। ये क्या है, देखिए, इस सारी चीज़ों को हम बात करते हैं। देखिए, इसका जो डिसीजन आया है, तो रामशरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी, तो पेज संख्या 80 के पैरा नंबर 46 में, इस परिस्थिति में हम माननीय हाईकोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की बीएड इस चयन प्रक्रिया में बिल्कुल सही तरीके से प्रतिभाग किया गया, यानी कि बीएड ने जो है कि इस चयन प्रक्रिया में सही तरीके से प्रतिभाग किया गया है और अब हम अपनी सहमति प्रदान करते हैं, यानी कि सही तरह कोर्ट ने उन्हें अपनी सहमति प्रदान कर दी। अब देखिए, इसी डिसीजन के पेज संख्या
82 पैरा संख्या 48 में 68,500 पदों के चयन प्रक्रिया में 1,07,000 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स था जो 45 और 45 से 40 या 40 से 45, ये मेरिट लिस्ट गई थी, कट ऑफ गई थी 40 से 45%, और 41,556 अभ्यर्थियों ने यानी कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो जो अभ्यर्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत था वो था 38.83%। समझ रहे हैं, 68,000। तो दूसरी तरफ जो है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में, कहाँ पर लिखा है, पेज नंबर 82 में, ठीक है, 60 से 65 के बीच का कट ऑफ गया है, और 1,46,078 अभ्यर्थियों ने इसमें मतलब इस परीक्षा में पास हुए। कुल अभ्यर्थियों की संख्या थी 4,09,530 थी। इस भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत भी 37.62 था, जो कि 68,500 की भर्ती यानी कि 68,500 की भर्ती 2018 में के लगभग समान थी। 68,500 की जो 2018 में भर्ती उसके समान थी, जबकि 2018 भर्ती प्रक्रिया में पास अभ्यर्थियों की संख्या कुल भर्ती संख्या से कम थी, जबकि 69,000 भर्ती प्रक्रिया में पास अभ्यर्थियों की संख्या 60 से 65% पर भी सीटें ज़्यादा थी, ठीक है, 60 और 65% में भी सीटें जो थी ज़्यादा थी। इस प्रकार प्रश्न पत्र की कठिनाई तथा 60 से 65% कट ऑफ के बाद दोनों ही भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थी का प्रतिशत बिल्कुल समान था, 2018 में भी और उसके बाद जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें भी दोनों का जो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत था वो समान था। तो पेज नंबर 109 में पैरा नंबर 65 में इस परिस्थिति में हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्णय की परीक्षा के बाद 60 से 65% का कट ऑफ फिक्स करना गलत नहीं है, इसको सही ठहराते हैं, और हमारे विचार से सरकार को पूर्व में अधिकार है कि वो इस प्रकार का कट ऑफ 60 से 65 लगा सकती है। देखिए इस तरीके का कट ऑफ वो लगा सकती है। देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जो गुड्डू सिंह गए हैं उन्होंने क्या कहा कि इसकी कहानी आपको मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा, जबकि कोर्ट ने कह दिया कि इसमें किसी भी प्रकार का झालमेल नहीं है। गुड्डू सिंह का कहने का मतलब है एनसीटी ने 2018 का गजट रद्द कर दिया है। अब इस भर्ती प्रक्रिया में जो है कि बीएड को बाहर करते हुए जो शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने 40 से 45 का कट ऑफ प्राप्त किया है तो उन लोगों को नियुक्त किया जाए, जबकि सरकार का कहना है, कोर्ट को दिया है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में उसमें कट ऑफ जो है कितनी 60 से 65 गया है, और जो बिल्कुल सही है। पेज नंबर 110 पैरा नंबर 68 में अपीलों में से अपील यानी कि जो कि एक्स सर्विसमैन या दिव्यांग जनों द्वारा इस 60 से 65 के उच्च कट ऑफ के लिए बहुत कम अभ्यर्थी आवेदन कर पाए थे। इस कट ऑफ के लिए भी बहुत कम अभ्यर्थी, आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग अभ्यर्थी की जो पैरा नंबर 110 के मतलब पेज नंबर 110 के पैरा 68 में लिखा है कि एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग बहुत कम अभ्यर्थियों ने आवेदन, अतः कट ऑफ के खिलाफ अपील को भी खारिज कर दिया जाता है, और 60 से 65 का कट ऑफ बिल्कुल सही है जो कि न्यायोचित है। इस प्रकार की सारी अपीलें खारिज कर दी गई हैं। तो साथियों देखिए, पूर्व में ही ये जो है कि जो राम शरण मौर्य केस था उस केस में ये डिसीजन दे दिया गया है। तो उसके 3 साल बाद देखिए
उसके मतलब 3 साल के बाद, जब 3-3 साल की नौकरी होगी, उसके 3 साल के बाद ये केस हो रहा है, तो क्या ये केस सही है? आपको लगता है कि जो गुड्डू सिंह शिक्षा मित्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो क्या सही है और क्या उनकी दलीलें सही हैं? क्या सरकार उनकी चीज़ों को या कोर्ट उनकी चीज़ों को मान जाएगी, समझ जाएगी? देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकता है कि ये भी माननीय जस्टिस अनिरुद्ध बोस के कोर्ट में केस है और दीपांकर गौरव वाला केस भी जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि 11 अगस्त को जो डिसीजन आया था वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी ने दिया। अब देखिए अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का भी केस जो है कि जस्टिस सुधांशु धूलिया, बंगाल का जो केस है वो भी यहीं आएगा, उत्तराखंड का जो केस है वो भी वहीं जाएगा, सब जगह का केस घूम घूम के आएगा। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी खामियां निकलेंगी कि जो डिसीजन दिया है कोर्ट की तरफ से, वो डिसीजन को भी देखा जाएगा कि कई चीज़ें स्पष्ट न करने के कारण से कितनी चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ा और जो अभ्यर्थी हैं वो कितना परेशान हो रहे हैं। देखिए, एनसीटी का गजट रद्द करना तो बड़ा आसान बात था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो चुकी हैं कि जो पूर्व में नियुक्तियाँ हो चुकी हैं उन नियुक्त शिक्षकों का क्या होगा। अब शिक्षा मित्रों को रिलैक्सेशन दिया गया है, तो अगर बीएड वाले रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि इनके पास भी एंट्रेंड क्वालिफिकेशन मानी गई है और शिक्षा मित्रों को भी एंट्रेंड क्वालिफिकेशन मानी गई, शिक्षा मित्रों को रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, तो बीएड वालों को भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि जो सरकार ने पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी में ही कमियां हैं? सुप्रीम कोर्ट अपने आप में ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देखिए अब चीज़ें बार बार घूम रही, उसी कोर्ट में घूम रही हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब जो है कि माननीय जस्टिस के द्वारा भी ये चीज़ें देखी जाएंगी, हर चीज़ को तसल्ली से देखा जाए, हर पहलू को देखा जाए, क्योंकि कई बातें इन केसों में नहीं रखी गई थी, जो पूर्व के केस थे उन केसों में नहीं रखे गए थे। कुछ तथ्य जो हैं कि कोर्ट के सामने नहीं आए थे, कोर्ट के सामने से छुप गए थे, कोर्ट के सामने में नहीं रख पाए थे। कुछ नए तथ्य रखे जाएंगे, तो नए तथ्यों के बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब देखिए, यहाँ पर पंचायती राज एक्ट का भी अब जिक्र हो जाएगा, पंचायती राज एक्ट के तहत रखे गए। अब उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त शिक्षकों का भी जिक्र आएगा। सर्व शिक्षा अभियान के बाद जैसे यानी कि मैंने कहा नहीं, आरटी लगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लगा 2009 में, तो टीचरों को ट्रेंड होने की ज़रूरत पड़ी, तो फिर गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि ट्रेंड टीचर नहीं मिल रहे हैं तो अनट्रेंड ही रख लो, 5 साल में परमिशन ले लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, उसके बाद जो है कि सरकार ने, एनसीटी ने भी जो देखिए 2010 में एक प्रस्ताव कमेटी बनाई, एक कमेटी गठित की कि आगे जो है कि हम जो है कि बीएड को कंटिन्यू करेंगे प्राथमिक के लिए और डीएलएड को डिसकंटिन्यू करेंगे। ऐसे में हरियाणा ने अपने यहाँ डीएलएड को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो ये बहुत उलझाने वाली चीज़ें हो रही हैं। धीरे धीरे ये एक बार फिर जो है कि सुप्रीम कोर्ट में उलझेंगी इन चीज़ों को। देखिए, मेरा किसी के साथ किसी भी प्रकार का गिला शिकवा नहीं है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर एनसीटी ने 2010 में कह दिया था कि हम जो है कि धीरे धीरे जो डिप्लोमाज हैं उन डिप्लोमाज को जो है कि डिसकंटिन्यू करेंगे और बीएड को जो है कि 1 to 5th कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे में 2015 तक भी कुछ नहीं हो पाया, धीरे धीरे फिर जो है कि चीज़ें बदली और उसके बाद इन्होंने कहा कि 2020 के बाद जो है कि बीएड को कंटिन्यू करेंगे। आज देखिए चीज़ें इतनी उलझ गई हैं। देखिए, आपको इस समझदारी के लेवल से कोई नहीं बताएगा, चाहे एजुकेशन गारंटी स्कीम हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो, उसके अलावा जो है कि बेसिक शिक्षा एक्ट हो, तो कोई भी एक्ट हो, चाहे 1992 का रिवाइज पाठ्यक्रम हो, तो इन सारी चीज़ों को आपको समझते हुए और सब नियमों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में रखनी है। और जैसा आपने जो है कि बीएड को
प्राथमिक से बाहर करा है तो कहीं न कहीं जो है कि उसको रीऑर्डर कर सकते हैं, रीऑर्डर भी हो सकता है। तो साथियों, आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो हो सकता है ये आवाज़ कभी न कभी तो आपके लिए कुछ अच्छी उम्मीद लाएगी, कुछ नई किरण लाएगी। तो आप एक बार झट से अपना प्यार दिखा दीजिएगा, अपना सपोर्ट दिखा दीजिएगा कि हम असली बीएड वाले हैं, हमारी ताकत ये है। और क्योंकि बीएड ही एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है। जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि एक आंकड़े के रूप में हम जब तक संयोजित नहीं होंगे, हमारे पास एक गुच्छा होना चाहिए। एक एक चीज़ तो एक एक तिनके को तो हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन अगर गुच्छे के रूप में आएंगे तो शोभा भी देगा और अच्छा भी लगेगा, खुशबू भी देखेगा, सुंदरता भी रहेगी। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पुनः एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप जब भी आएँ गुच्छे के साथ आएँ, अकेले ना आएँ और बीएड के लिए एक अच्छा प्रयास करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हम भी एक लगभग जो एक आवाज़ है, जो एक चेहरा आपको हर रोज़ दिखाई देता है, वही चेहरा वही आवाज़, लेकिन उम्मीद ये होती है कि आज कुछ नई खुशखबरी होगी। तो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपको दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट मिले ताकि हमें भी कुछ नया करने की प्रेरणा मिले, क्योंकि हम भी लगातार चीज़ों पर अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है रिसर्च करने के बाद ही आप तक अपनी बात पहुंचाते हैं। फिर कोई एक्सपर्ट होता है तो एक्सपर्ट उन चीज़ों को लेकर के नई दिशा पे काम करता है। तो साथियों, जय हिंद, जय उत्तराखंड।